सिक्स क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। तो उसी के नोट्स हैं ये, इसमें चैप्टर 1 to 5 चैप्टर तक है, तो अपन करते हैं, ठीक है। देखो चैप्टर फर्स्ट में पहले लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, किस तरह के घर बनाते थे, इस तरह की चीज़ें हैं, है ना। तो ये जो चैप्टर 1 है वो बेसिकली ये बताता है रोटी कपड़ा मकान। तो वो बताता है कि क्या खाते थे, कपड़ा क्या पहनते थे, और मकान मतलब क्या, कहाँ पर वो रहते थे। तो इसी के बारे में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। एक मिनट, ओके फाइन, नाउ स्टार्ट। तो वेयर डिड पीपल लिव, तो लोग कहाँ कहाँ रहते थे। लोग रहते थे नर्मदा रिवर के अराउंड, है ना। जो नर्मदा रिवर, देखो पहले अपन देख लेते हैं कहाँ कहाँ रहते थे। नर्मदा रिवर के अराउंड, फिर सुरेमान एंड कीर्थन, है ना, हिल्स के अराउंड, सुरेमान एंड कीर्थन हिल्स के अराउंड, देन गारो हिल्स के अराउंड जहाँ विंध्याचल रेंज है, और इंडस ट्रिब्यूटरी के अराउंड एंड गंगा ट्रिब्यूटरी के अराउंड, है ना। तो ये 5 जगह हो गई। तो पहले रहते थे नर्मदा रिवर के अराउंड। तो नर्मदा रिवर के अराउंड रहने वाले लोग क्या होते थे, मतलब वो क्या करते थे। तो फूड गैदरर थे वो, और हंटेड एनिमल, फूड गैदरर थे और एनिमल्स को मार के खाते थे, ठीक है। तो फूड गैदरर एंड हंटेड एनिमल्स लिव्ड इन नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के अराउंड जो लोग रहते थे, मतलब स्टार्टिंग में सबसे पहले नर्मदा रिवर के अराउंड बस्ती बनना शुरू हुई। वहाँ पे लोग कैसे थे, फूड गैदरर और हंटेड एनिमल। फिर उसके बाद सुरेमान एंड कीर्थन के अराउंड, है ना। ये कहाँ पे पड़ता है, ये नॉर्थ वेस्ट की साइड पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ऐसे देख लो। तो 8000 ईयर्स अगो सुलेमान एंड कीर्थन के अराउंड रहने लगे। वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, वो लोग क्रॉप्स को उगाना शुरू कर चुके थे। क्रॉप्स कौन कौन सी क्रॉप्स उगाना शुरू कर चुके थे, जैसे वीट, बार्ले, है ना। और रियरिंग द एनिमल, वो एनिमल्स को पाला करते थे, है ना। तो सुलेमान एंड कीर्थन के अराउंड 8000 ईयर्स अगो ग्रोइंग क्रॉप्स वीट्स एंड बार्ले और रियरिंग एनिमल्स, ठीक है। अब बात आती है गारो हिल्स के अराउंड। गारो हिल्स, गारो हिल्स किधर है, गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में। और इधर विंध्याचल रेंज वाला भी जो एरिया ले, है ना, विंध्याचल झील वाला जो सेंटर की साइड पड़ता है, वहाँ पे क्या शुरू हुआ, वहाँ पे उन लोगों ने राइस उगाना शुरू किया, है ना। राइस, राइस की खेती, है ना। तो कौन कौन से देख लिए, नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के अराउंड फूड गैदरर और हंटेड एनिमल्स थे। सुलेमान सुलेमान एंड कीर्थन के अराउंड वो लोग क्या करते थे, ग्रोइंग क्रॉप्स वीट्स एंड बार्ले, रियरिंग द एनिमल। 8000 ईयर्स अगो की बात है। गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट, विंध्या रेंज सेंटर में क्या होता था, राइस। और इंडस ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इंडस ट्रिब्यूटरी 4700 ईयर्स अगो। तो इंडस ट्रिब्यूटरीज के अराउंड मतलब 4700 ईयर्स अगो सिटी फ्लरिश्ड होना शुरू हो गई थी, सिटी बनना शुरू हो गई थी। अब सिटी के बारे में अगर इंडस की बात करें तो इंडस वाली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, है ना। तो सिटी थी ना उसमें, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, है ना। तो इसी तरीके से फिर उसके बाद कहाँ पे शिफ्ट हुए, मगध, इधर गंगा ट्रिब्यूटरीज के अराउंड। गंगा ट्रिब्यूटरीज के अराउंड 2500 ईयर्स अगो, और वहाँ पे एक किंगडम बना बहुत बड़ा, मगध किंगडम, है ना। तो देखो ये शुरुआत तो हंटेड एंड गैदरर एनिमल से हुई थी। फिर उन्होंने क्रॉप उगाना शुरू किया, फिर उन्होंने राइस भी उगाना शुरू किया, फिर सिटी भी बनना शुरू हो गई, और फिर अपन ने लास्ट में देखा कि अगर ये मगध किंगडम ही आ गया, है ना। तो बेसिकली क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ द पीपल ऑक्यूपेशन, जैसे जैसे लोगों के ऑक्यूपेशन चेंज होते जाते हैं, जैसे पहले फूड गैदरर था, अब उसने क्रॉप उगाना शुरू कर दिया, है ना। तो जैसे जैसे लोगों के ऑक्यूपेशन चेंज होते हैं, इकोनॉमी चेंज होती है ना। बिकॉज ऑफ द चेंज इन पीपल ऑक्यूपेशन, इकोनॉमी चेंज, एंड इट लीड्स टू द चेंज इन पॉलिटी ऑफ दोज एरिया, है ना। तो जब जैसे जैसे लोगों का ऑक्यूपेशन चेंज होता है, ऑक्यूपेशन चेंज होगा तो इकोनॉमी चेंज होगी, इकोनॉमी चेंज होगी तो पॉलिटी चेंज होगी, है ना। रिजल्टिंग ऑफ राइस लार्ज किंगडम साउथ ऑफ द रिवर गंगा कॉल्ड एज मगध। तो क्या हुआ ना, देखो
पहले लोगों के ऑक्यूपेशन चेंज हुए, पहले फूड गैदरर था, फिर उसने क्रॉप उगाना शुरू किया, रियरिंग एनिमल्स शुरू किया, है ना। तो क्या हुआ, इससे इकोनॉमी चेंज हुई। इकोनॉमी जब जब चेंज होती है तो उससे पॉलिटी भी फ्लरिश्ड होना शुरू होती है। तो पॉलिटी में अपन ने देखा कि मगध किंगडम, लास्ट में तो अपन को मगध किंगडम मिलता है एक, है ना। तो पॉलिटी ही चेंज हो गई। तो बेसिकली जैसे जैसे ऑक्यूपेशन चेंज होता है, इकोनॉमी चेंज होती है, इकोनॉमी चेंज होती है, वैसे वैसे पॉलिटी चेंज होती है, रिजल्टिंग टू राइज द लार्ज किंगडम साउथ ऑफ द रिवर गंगा कॉल्ड मगध। तो अभी अपन ने देखा कि मगध किंगडम ही फ्लरिश्ड हो गया था 2500 ईयर्स अगो, कहाँ पर, गंगा ट्रिब्यूटरीज के अराउंड, है ना। अब और देखते हैं, अब एक चीज और ये देखते हैं। देखो, ये लोग ट्रैवल करते थे। अब भाई ये ट्रैवल क्यों करते थे, पहले तो ये ट्रैवल कहाँ से कहाँ तक करते थे, तो ट्रैवल करते थे, ये वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट से अदर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट तक ये ट्रैवल किया करते थे ये लोग, है ना। लोग तो जब भी ये ट्रैवल करते थे वन पार्ट से अदर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जब भी लोग ये ट्रैवल करते थे तो इनको रास्ते में क्या क्या मिलता था, हिल्स मिलती थी, रिवर्स मिलते थे, डेजर्ट मिलते थे, सी मिलती थी, मतलब कुल मिला के चलना भी बहुत मुश्किल है ना। जर्नी वॉज नॉट ईजी, क्योंकि वहाँ पे हिल्स मिल रही हैं, रिवर्स मिल रहे हैं, डेजर्ट्स मिल रहे हैं, सी मिल रहे हैं। तो ये लोग पीपल मूव कर किया करते थे वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अदर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, और इनको बीच में क्या क्या मिलती थी, हिल्स, रिवर, डेजर्ट, सी। जर्नी वॉज नॉट ईजी, दैट्स वाई, है ना। तो इससे क्या हुआ, देखो पहली बात तो जब ये एक कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो मान लो कभी होता है ना, जैसे मैं हूँ, अगर मैं नॉर्थ साइड में रहती हूँ और मैं साउथ में जाऊँ, है ना, तो मैं मेरे कुछ कल्चर लेके जाऊंगी, मेरी कुछ आदतें होंगी वो लेके जाऊंगी, है ना। तो इससे क्या होगा, उससे जो वहाँ के लोग हैं उन्हें लगेगा कि यार ये थोड़ा अलग आदमी है ना, ये ऐसा काम करता है। जब भी अपन कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपने साथ सिर्फ खुद नहीं जाते हैं, अपने साथ सिर्फ सामान लेके नहीं जाते हैं, अपनी कल्चर लेके जाते हैं, अपनी हैबिट्स लेके जाते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है ना, इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर, मतलब कल्चर्स में थोड़ा कुछ मिक्सचर टाइप की अपन को चीज़ें दिखती है कि इसमें हमेशा देखना कोई भी प्योर कल्चर नहीं होती है, जिस मतलब थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होता ही होता है ना। तो जब भी अपन कोई एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसका जो रिजल्ट अपन को मिलता है ना, वो इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर, कल्चर में कुछ मिक्सचर टाइप की चीज़ें मिलती है। जैसे अगर कोई अमेरिका से यहाँ आए तो फिर वो अपने साथ कुछ अपनी हैबिट्स लेके आएगा, तो उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं हम लोगों पर भी पड़ता है ना। तो दैट्स द इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर, ठीक है। तो ये लोग मूव किया करते थे वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अदर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, उनको रास्ते में हिल्स, रिवर, डेजर्ट, सीज बहुत कुछ मिलता था, तो उनकी जर्नी इजी नहीं थी। और जब भी वो इधर से मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो इसका रिजल्ट जो हो रहा है वो इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर है, कल्चर में इंटरमिक्सिंग है ना। तो देखो, पीपल मूवमेंट, जैसे जैसे लोगों ने, तो क्या हुआ, इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर, जो आउटकम मिला वो इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर। जैसे जैसे पीपल मूवमेंट्स, जैसे जैसे लोग मूवमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, एनरिचमेंट ऑफ कल्चर, पीपल मूवमेंट, पीपल अगर लोग मूवमेंट कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, एनरिचमेंट ऑफ कल्चर, है ना, कल्चर फ्लरिश हो रही है, एनरिचमेंट ऑफ कल्चर। अगर लोग मूव कर रहे हैं तो उससे मेरे को रिजल्ट क्या मिल रहा है, एनरिचमेंट ऑफ कल्चर, कल्चर में काफ़ी कुछ मुझे कल्चर में वैरायटी मिलेगी अब, है ना। जैसे देख लो, पिज्ज़ा वगैरह यहाँ के थोड़ी ना है, पिज्ज़ा वगैरह बाहर से आए हुए हैं, है ना। तो अपन खाते तो है ही ना, इंडियंस लोग भी खाते हैं। तो वही चीज़ है, एनरिचमेंट ऑफ कल्चर, अब अपने पास फूड वैरायटी ज़्यादा हो गई है ना। तो बेसिकली जब भी लोग मूवमेंट करते हैं तो उससे अपने कल्चर का फ्लरिशमेंट होता है, ठीक है। तो इधर देखिए, पीपल मूवमेंट, एनरिचमेंट ऑफ कल्चर, न्यू वेज ऑफ कार्विंग ऑन। तो इसका मुझे रिजल्ट क्या क्या मिला लोगों के मूवमेंट्स का, न्यू वेज ऑफ कार्विंग ऑन स्टोन, अब मुझे जो स्टोन्स पे जो डिज़ाइन है वो अलग अलग टाइप की मिली, है ना। म्यूज़िक कंपोजिशन, अब मुझे अलग अलग टाइप के म्यूज़िक भी मिले, और फूड वैरायटी भी बढ़ गई, है ना। कुकिंग का जो हैबिट्स थी वो भी, उसमें भी काफ़ी कुछ चेंजेस मिले, मतलब काफ़ी वैरायटी मिली। तो मतलब जब भी अब लोग मूव करते हैं तो एनरिचमेंट ऑफ कल्चर होता है, वैरायटीज़ ज़्यादा मिलने लगती हैं। तो क्या क्या मुझे नई नई चीज़ें मिली, न्यू वेज ऑफ कार्विंग ऑन स्टोन, म्यूजिक कंपोजिशन एंड फूड वैरायटी मिली। अब वाई डिड पीपल लीव, पीपल मूव, अब ये लोग
चलो एक जगह से, एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट मूव तो कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ये कर क्यों रहे थे ये मूवमेंट, है ना? तो इट्स द इम्पोर्टेंट थिंग कि क्यों कर रहे थे। तो देखो पहले तो कौन कौन लोग मूव कर रहे थे, मैन एंड वुमेन्स, मर्चेंट्स, रिलीजियस टीचर्स, तो काफ़ी लोग मूवमेंट कर रहे थे। तो देखो मैन और वुमेन क्यों कर रहे थे, मैन और वुमेन इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको रोजी रोटी चाहिए थी, है ना, रोजी रोटी तो बेसिक नीड होती है सबकी। तो इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड मैन और वुमेन मूव कर रहे थे, है ना, टू स्केप नेचुरल क्लाइमेटीज, फूड, ड्रॉट। देखो एक तो खाने के लिए, है ना, टू टू इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, एंड अगर मान लो कहीं पे बाढ़ आ गई है, कुछ हो गया है ना, नेचुरल क्लाइमेटीज से बचने के लिए, अगर सूखा पड़ गया है तो अगले दिन खाएंगे क्या, तो उस नेचुरल क्लाइमेटीज से बचने के लिए तो मैन एंड वुमेन आर मूव फॉर इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज वेल एज टू escape नेचुरल क्लाइमेटीज, फ्लड, ड्रॉट, ऐसे इन सब चीज़ों से बचने के लिए। तो मैन और वुमेन किस लिए मूवमेंट कर रहे थे, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड टू escape नेचुरल क्लाइमेटीज, फ्लड और ड्रॉट। अब मैन क्यों और भी मूव कर रहे थे, चलो ये मैन और वुमेन की कैटेगरी हो गई जिसमें पता चला कि लाइवलीहुड के लिए जा रहे थे और नेचुरल क्लाइमेटीज से बचने के लिए, ठीक है। फिर मैन मैन क्यों, मार्चिंग विद आर्मी। अब क्या होता है ना, लोगों के अंदर एपेटाइट होती है, एक लैंड नहीं मुझे दूसरा लैंड भी चाहिए, है ना। तो मैन क्यों जा रहे थे, लड़ने के लिए, मार्चिंग विद आर्मीज, ताकि दूसरा लैंड भी कॉन्कर कर सके, वो अपने लैंड मतलब अपने मालिक बन सके, है ना, एक तरीके की वो चीज हुई ना। तो मैन मूवमेंट कर रहे थे मार्चिंग विद आर्मीज टू कॉन्कर अदर लैंड, है ना, मार्चिंग विद आर्मी टू कॉन्कर अदर लैंड। तो मैन जा रहे थे मार्चिंग विद आर्मीज टू कॉन्कर द अदर लैंड, ठीक है। मर्चेंट मूव कर रहे थे, मर्चेंट मूव क्यों कर रहे थे, अरे पैसा कमाना भी तो है ना, मर्चेंट मूव कर रहे थे ताकि पैसा कमाना भी है। तो ये मूविंग इन कारवान्स मतलब समूह में जाते थे, है ना, समूह में, और क्या साथ में लेते थे, वैल्यूबल गुड, तभी तो उनका आदान प्रदान होगा, है ना, वैल्यूबल गुड्स। तो मर्चेंट आर मूविंग इन कारवान्स, पैसे कमाने के लिए, कैरिंग वैल्यूबल गुड, ठीक है। और रिलीजियस टीचर्स भी थे, है ना। रिलीजियस टीचर्स क्यों मूव कर रहे थे, वन वन विलेज टू अनदर विलेज, क्यों मूव कर रहे थे रिलीजियस टीचर, है ना। रिलीजियस टीचर एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, दूसरे गांव से तीसरे गांव जा रहे थे, और क्यों जा रहे थे, ताकि वो अपने इंस्ट्रक्शन बता सके कि देखो ऐसे जीना है, ऐसे रहना है, इस तरीके से। तो स्टॉपिंग टू गिव इंस्ट्रक्शन, और क्या करते थे, कहीं कहीं पर रुक रुक के अपने इंस्ट्रक्शन दिए करते थे, अपनी टीचिंग्स दिया करते थे। तो रिलीजियस टीचर भी मूव कर रहे थे। तो कौन कौन मूव कर रहा था, मैन एंड वुमेन इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड और टू escape नेचुरल क्लाइमेटीज के लिए, मैन मार्चिंग विद आर्मीज टू कॉन्कर अदर लैंड, मर्चेंट्स मूव इन कारवान्स कैरी वैल्यूबल गुड्स, और रिलीजियस टीचर्स मूविंग वन विलेज टू अदर विलेज स्टॉपिंग टू गिव इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो इसलिए ये लोग मूव कर रहे थे। अब नेक्स्ट थिंग देखते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस नेचुरल फ्रंटियर्स। अब देखना क्या है ना, अपना जो इंडिया है ना, देखो इधर की साइड इंडस वैली, मतलब आप इधर देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में तो अपन को इंडस वैली, वो इंडस मिलेगा, है ना, इंडस रिवर मिलेगी। इधर की अब अपन अगर नॉर्थ ईस्ट की साइड देखें तो पूरा का पूरा अपन को हिमालय का वो पूरा मिलेगा, है ना। और साउथ की साइड देखें तो पूरा पूरा सीज मिलते हैं अपन को, है ना, पूरा वाटर से घिरा हुआ है। तो है ना अपने चारों ओर मतलब बढ़िया नेचुरल फ्रंटियर्स हैं, नेचुरल सुरक्षा कवच है ना, अपने इंडिया की साइड, इंडिया में। इट वॉज इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज नेचुरल फ्रंटियर्स। तो इन नेचुरल फ्रंटियर्स को क्रॉस करना सच में बहुत डिफिकल्ट था, बट पीपल डिड क्रॉस इट, लेकिन लोगों ने फिर भी इनको क्रॉस किया एंड कम टू कॉन्टिनेंट एंड सेटल हियर, और यहाँ पे लोग आके रहे, सेटल हुए। दिस लीड्स टू बी ए इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर ट्रेडिशन ऑफ द पीपल एंड कम पीपल हु कम अक्रॉस द फ्रंटियर। तो क्या हुआ, देखो इन फ्रंटियर को भले ही क्रॉस करना आसान ना रहा हो, फिर भी लोग आए, है ना, और लोग आए और
यहाँ पे रहे, सेटल हुए, तो अपने साथ अपना कल्चर और ट्रेडिशन भी लाए, जिस दिस लीड्स टू बी इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन, ठीक है। It is difficult to cross their natural frontier, but people did cross it, come to the subcontinent and settled here. This leads to intermingling of culture and tradition of the people who come across the frontier. ठीक है। अब अपन लैंड की बात कर लेते हैं। ओवरलैंड अपना लैंड है, उसमें अपने लैंड की बात करते हैं। अपने लैंड की क्या बात करें, अपने लैंड का नेम कैसे है, इंडिया, भारत, नेम कहाँ से आया ये, है ना। तो पहले तो देखो, इंडिया जो नेम आया ना, वो आया है वर्ड इंडस से, है ना। इंडस वर्ड से। इंडस वर्ड क्यों, इंडस रिवर है ना अपने पास, है ना। तो इधर के जो इंडस रिवर के लोग रहते हैं उधर, मतलब सिंधु के उधर वाले लोग, लोग कैसे बताते हैं, इंडस के उधर वाले लोग, है ना, इस तरीके से। तो जो अपना इंडिया का नेम पड़ा है वो इंडस रिवर के कारण पड़ा है, इंडस। तो इंडस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु, संस्कृत में, है ना, सिंधु, है ना। तो जो अरब और पर्शियंस लोग थे, जो अरब थे, पर्शियंस मॉडर्न डे ईरान, पर्शियंस मतलब जो ईरान वाले, मॉडर्न डे ईरान, है ना। तो ये लोग जो थे ना, ये कैसे बोलते थे, इंडोस, हिंदोस, हिंदोस मतलब हिंदोस या इंडोस मतलब हिंदसा, उधर के मतलब सिंधु रिवर के उधर की साइड। क्योंकि देखो, सिंधु से वर्ड मिला हिंदू, क्योंकि वो उनके जो अरब्स और पर्शियन जो लैंग्वेज है उसमें सै वर्ड नहीं है, उसमें है वर्ड है, सै वर्ड ही नहीं है, उसमें है वर्ड है। तो वो क्या बोले, सिंधु की जगह क्या बन गया, हिंदू। और मतलब हिंदू रिवर के उधर, मतलब सिंधु रिवर के उधर के साइड के लोग तो हिंदसा, है ना, या इंडस। तो इसी से कि उधर मतलब सिंधु रिवर के उधर के साइड के लोग आ गए, तो मतलब उससे ही मिला है। तो ये अपन को जो इंडिया इंडस जो अपन को हिंदू जो हिंदुस्तान जो वर्ड मिला है वो इसी कारण है, क्योंकि पर्शियन और अरब लोग ऐसे ही बोलते थे, हिंदसा, हिंद के मतलब सिंधु नदी के उधर की साइड। तो क्योंकि उनको सह बोलना नहीं आता था तो वो हिंदू करते थे। तो देखिए, इंडिया कम फ्रॉम द वर्ड इंडस, है ना। इंडस जो इंडिया वाला वर्ड है, है ना, तो वो तो ग्रीक से मिला है ना। और जो जो हिंदू वर्ड आया है वो किसने दिया है, पर्शियन और अरब्स ने, ठीक है। कैसे आया, इंडस और हिंदोस, है ना। काफी डिस्कशन हो गया, मतलब इंडोस से, हिंदोस से, मतलब थोड़ा थोड़ा वर्ड में हमेशा चेंज होता ही है ना, बस वही चीज है। अब भारत, भारत कैसे आया वर्ड, यूज फॉर द पीपल लिविंग इन द नॉर्थ वेस्ट। देखो, भारत वर्ड जो आया है ना, वो एक तरीके से एक ट्राइब से आया है जो नॉर्थ वेस्ट में रह रही है। तो नॉर्थ वेस्ट में एक पूरी कम्युनिटी रह रही है, तो उसको भारत बोलते थे, भारत, भारत क्लैन, है ना, भारत वंश, है ना। तो वहीं से ये भारत वर्ड आया है ना। तो यूज फॉर द ग्रुप ऑफ द पीपल फॉर लिविंग इन द नॉर्थ वेस्ट। और भारत वर्ड है ना, आपको ऋग्वेद में भी मेंशन मिलेगा, भारत वर्ड, भारत ट्राइब ऋग्वेद में भी मेंशन मिलेगी, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में भारत वर्ड जो आया है, मतलब भारत लोगों का, भारत लोगों का, है ना। तो ये जो भारत ट्राइब के जो लोग थे उनके ऊपर से ये वर्ड आया है भारत, ठीक है। तो अपन को दो वर्ड मिले हैं, इंडिया और भारत। इंडिया अपन को ग्रीक्स ने दिया है, हिंदू अपन को पर्शियन और अरब्स ने दिया है। भारत जो वर्ड है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए यूज किया जाता था जो नॉर्थ वेस्ट में रह रहे हैं, है ना, वहां से भारत वर्ड आया है। ऋग्वेद में भी भारत वर्ड का मेंशन है, भारत एक्चुअली भारत ट्राइब का मेंशन है, ठीक है। अब देखो, अपन हिस्ट्री जानना तो चाहते हैं, लेकिन हिस्ट्री जानने के लिए अपने पास सोर्स क्या है ना। तो हिस्ट्री जानने के लिए अपने पास जो मेनली सोर्स होते हैं वो होती है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स में क्या होता है ना, मैन्यू मतलब हैंड, मैन्यू हैंड, है ना। और राइटिंग फॉर्म हैंड। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब जो हैंड से लिखा हुआ है, हाथों से लिखा हुआ है ना। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब, मैन्यू मतलब जो हो गया वो हैंड हो गया, स्क्रिप्ट मतलब राइटिंग, ठीक है। तो राइटिंग फॉर्म हैंड, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये कहाँ पे लिखी होती थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, किस पे, पहले पेपर तो चलता नहीं था तो किस पे लिखा जाता था, पाम लीव्स पे लिखा जाता था, बार्क ऑफ ट्री,
जिसे ब्रिज कहा जाता था, बार्क ऑफ ट्रीज पे लिखते थे, पाम लीव्स पे लिखते थे, जिन्हें ब्रिज कहा जाता था। लैंग्वेज कौन सी होती थी, कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता था? संस्कृत, प्राकृत और तमिल। संस्कृत, प्राकृत और तमिल में लिखा जाता था। तो मेन्यू हो गया रिटन बाय हैंड, पाम लीव्स और बार्च ऑफ ट्री, ब्रिज, लैंग्वेज संस्कृत, प्राकृत और तमिल। इस पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे लिखे क्या क्या होता था? इस पे लिखा होता था रिलीजियस बिलीव्स, है ना। रिलीजियस बिलीव्स, लोगों के क्या क्या रिलीजियस बिलीव्स है। लिव्स ऑफ किंग, मतलब लाइफ ऑफ किंग, किंग की कैसी लाइफ है, वो कैसे रहता है, क्या खाता है, किस तरह का थॉट प्रोसेस है। इपिक्स, पोएम, प्लेज, इपिक्स लिखे जाते थे, पोएम्स, प्लेज, और मेडिसिन और साइंस के बारे में भी अपन को मैन्यूस्क्रिप्ट से पता चलता है ना। देखो मैन्यूस्क्रिप्ट्स में होता क्या था, इसमें लेटर भी होते थे और साइन भी होते थे, है ना। लेटर भी हुआ करते थे और साइन भी हुआ करते थे। तो लेटर, और जब अपन ये लेटर और साइन को पढ़ते थे या फिर उसको कुछ बोल रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उससे क्या मिल गया अपन को? लैंग्वेज। तो पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो उसी को अपन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट को और देख लेते हैं अच्छे से। मनु, हैंड, रिटन फ्रॉम हैंड, पाम ट्री, बार्क ऑफ ट्री, ब्रिज, लैंग्वेज संस्कृत, प्राकृत और तमिल। रिलीजियस बिलीफ लिखे होते थे, लीव्स ऑफ लाइफ, इपिक्स, पोएम, प्लेस, साइन, मेडिसिन और साइंस के बारे में होता था, है ना। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेटर और साइन में लिखी जाती थी, रीड, स्पीक्स, है ना, और लैंग्वेज हुआ करती थी। तो क्या क्या हो गया मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में? हाथ से लिखा हुआ है, पाम ट्री पे लिखा हुआ है, ब्रिज ऑफ ट्री से लिखा हुआ है, लैंग्वेज संस्कृत, प्राकृत, तमिल, रिलीजियस बिलीव्स है, लाइफ्स ऑफ किंग, लाइफ्स ऑफ किंग, इपिक्स, पोएम, प्लेस, मेडिसिन और साइंस, मेडिसिन और साइंस के बारे में भी लिखा हुआ है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेटर और साइन है, जब अपन उनको पढ़ते और बोलते हैं तो उसी को अपन लैंग्वेज बोलते हैं। तो जो मेन मेन चीज़ें हैं वो ये हो गई कि हाथ से लिखी हुई है, पहली बात। दूसरी बात, कहाँ लिखी हुई है? पाम लीफ और ब्रिज पे। कौन कौन सी लैंग्वेज? संस्कृत, प्राकृत और तमिल। क्या क्या लिखे हुए हैं? रिलीजियस बिलीव्स की, किंग्स की लाइफ कैसी है, इपिक्स, पोएम्स, प्लेज, और मेडिसिन और साइंस के बारे में, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इंस्क्रिप्शन। जस्ट वेट, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन की बात करें अपन को, पहले मैन्यूस्क्रिप्ट से पता चलता है, फिर इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन की बात करें, रिटन ऑन हार्ड सरफेस। इंस्क्रिप्शन कहाँ लिखे जाते थे? स्टोन्स पे, बड़े बड़े पत्थरों पे, पिलर्स पे, है ना, मेटल पे। तो रिटन ऑन जो हार्ड सरफेस पे लिखे हुए हैं उसे अपन इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। और इंस्क्रिप्शन में लिखा क्या क्या होता था? किंग्स के ऑर्डर, है ना, ऑर्डर ऑफ किंग्स, कि वो, है ना, कि आप इनको देखो, पढ़ो और इनको ओबे करो, है ना, प्रजा को इसको ओबे करना है, इसको फॉलो करो, ठीक है। तो देखो इंस्क्रिप्शन कहाँ लिखे होते थे? हार्ड सरफेसेस पे, स्टोन वगैरह पे। इंस्क्रिप्शन होता ही क्या है? जहाँ पे हार्ड सरफेसेस पे कुछ लिखा हुआ हो, है ना, स्टोन्स पे लिखा हुआ हो। इस पे क्या क्या होते थे? ऑर्डर ऑफ किंग्स होते थे, विक्ट्री ऑफ बैटल्स, है ना, कि इस राजा ने ये वाली चीज जीती, इसने ये वाली लड़ाई जीती, इसने ये वाली लड़ाई जीती। तो इंस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा होता था? रिटन ऑन द हार्ड सरफेस, है ना, ऑर्डर ऑफ किंग और विक्ट्री ऑफ बैटल। ऑर्डर ऑफ किंग्स और विक्ट्री ऑफ बैटल लिखा हुआ होता था। कहाँ लिखे जाते थे? हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे, वो इंस्क्रिप्शन होता था, है ना। अब एक चीज देखो यहाँ पे, कांधार इंस्क्रिप्शन। जस्ट वेट, ये देखिए कांधार इंस्क्रिप्शन। ये क्यों इस तरीके से हो रहा है? हाँ ठीक है। कांधार इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलता है अपन को? अफगानिस्तान में। ये फैक्चुअल डेटा के लिए इंपॉर्टेंट है। कांधार इंस्क्रिप्शन अपन को अफगानिस्तान में मिलता है। ये जो कांधार इंस्क्रिप्शन है ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है ना। और इस कांधार इंस्क्रिप्शन में है क्या? अशोका के ऑर्डर्स हैं, अशोका के ऑर्डर्स एंड रूल्स हैं, ठीक है। तो कांधार इंस्क्रिप्शन अपन को अफगानिस्तान में मिलता है और इन डिफरेंट लैंग्वेज, काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है और अशोका के उसमें ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। ये थोड़ा फैक्चुअल डाटा के लिए कि कांधार का इंस्क्रिप्शन है कहाँ पर? अफगानिस्तान में। उस पर लिखा क्या है? अशोका के ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, है ना। और कौन सी लैंग्वेज में? काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो अपन को पास्ट के बारे में, अपन पास्ट में जाके तो देख नहीं सकते कि भाई वहाँ कब क्या हुआ होगा। तो अपन को पास्ट के बारे में किस किस चीज़ से पता चलता है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स,
जिसमें अपने मनुस्क्रिप्ट के बारे में देख लिया, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। और थर्ड इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में क्या होता है, जो जमीन में दबा हुआ सामान है उसको ही देख के उसको कुछ स्टडी करना, उसी पे कुछ रिसर्च करना, है ना। तो आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी की बात करें तो आर्कियोलॉजी के बारे में अपन को कैसे पता चलेगा, पहले एक्सकेवेट करेंगे, पहले खुदाई करेंगे, तभी तो पता चलेगा, कुछ सामान मिलेगा अपन को। तो देखो एक्सकेवेशन से अपन को पता चलता है ना। तो आर्कियोलॉजी में अपन क्या करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं, खुदाई करते हैं। तो खुदाई कर रहे तो अपन को जैसे मान लो कुछ बोन मिली तो उसके बारे में पता चलता है ये एनिमल, इन एनिमल्स को ये मतलब अगर मान लो अगर एनिमल के शरीर पे कोई निशान वगैरह नहीं है तो इसका मतलब उसको मारने की तो कोशिश नहीं की गई है, वो डोमेस्टिकेशन के लिए पर्पस के लिए यूज होता होगा, है ना। उसको पाला किया करते होते होंगे, एनिमल रियरिंग हुआ करती होगी, है ना। तो इस तरीके से बोन्स के बारे में, एनिमल डोमेस्टिफिकेशन और क्या रहा होगा, तो बोन से ये सब पता चलता है। कुछ टूल्स मिलते हैं तो ये टूल कहाँ किस वो लोग किस लिए क्यों यूज किया करते होंगे, तो टूल्स के बारे में पता चलता है। तो देखो जब भी अपन आर्कियोलॉजी में एक्सकेवेट करते हैं तो बोन, टूल्स, काफी कुछ मिलेगा अपन को, तो उन्हीं को स्टडी कर करके अपन को पता चलेगा। तो आर्कियोलॉजी में देखा कि अपन एक्सकेवेट करते हैं, बोन्स वगैरह से अपन को एनिमल डोमेस्टिफिकेशन वगैरह की जानकारी मिल जाती है। टूल्स, वो लोग कौन कौन से टूल्स यूज करते थे और किस किस लिए यूज करते थे, ठीक है। और थर्ड इज बिल्डिंग रिमेन्स, है ना। मतलब बिल्डिंग रिमेन्स मतलब जो बिल्डिंग का बचा हुआ, जैसे मान लो ब्रिक्स मिल रही है, पत्थर मिल रहे हैं, तो वो बचे हुए, है ना, वो चीज। तो आर्कियोलॉजी से अपन को एक्सकेवेशन टूल, ब्रिक्स, ये सब अपन को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी से क्या होगा, एक्सकेवेशन करते हैं, बोन्स वगैरह मिल रही है, टूल्स, बिल्डिंग रिमेन्स, ब्रिक्स, है ना। तो ये सब है। तो अपन को ब्रिक्स भी मिलती है जब अपन खुदाई करते हैं, तो उससे ये पता चलता है अरे इस क्वालिटी की ब्रिक्स हुआ करती थी उस टाइम, इस क्वालिटी की ईंटें हुआ करती थी। अच्छा वो इस तरीके की टेक्निक जानते थे कि इस तरीके से क्रॉस में ईंटों को लगाना है, ये सब। तो अपन को ये सब भी आर्कियोलॉजी से पता चलता है। तो अपन ने 3 टाइप की थिंग्स देख ली, मन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। तो फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था, है ना। ये सारे पूरा फैक्चुअल डेटा हो गया। नेक्स्ट अब सेकेंड पे चलते हैं। चलो इसमें फर्स्ट एक एक चैप्टर का ही बनाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो अपने ये सारे जल्दी से अपन एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं ना। तो देखो चैप्टर 1, पहले लोग कहाँ कहाँ रहते थे, नर्मदा रिवर के अराउंड, सूर्यमानंद कीर्तन के अराउंड, गारो हिल्स के अराउंड, इंडस ट्रिब्यूटरीज के अराउंड और गंगा ट्रिब्यूटरीज के। जो नर्मदा रिवर्स के अराउंड जो लोग रहा करते थे वो फूड गैदरर और हंटेड एनिमल्स थे। सूर्यमानंद कीर्तन के अराउंड जो नॉर्थ वेस्ट में जो अपन को पड़ता है वो 8000 ईयर्स अगो, है ना। वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो हुआ करती थी, वो लोग क्रॉप खेती किया करते थे और रियरिंग एनिमल्स। गारो हिल्स, फिर गारो हिल्स की साइड आए, नॉर्थ ईस्ट की साइड, है ना। विंध्या रेंज की सेंटर की साइड भी, वहाँ पे राइस का कल्टीवेशन शुरू हुआ। फिर इंडस ट्रिब्यूटरीज, है ना, 4700 ईयर्स अगो इंडस ट्रिब्यूटरीज के अराउंड रहने लगे, तो वहाँ पे सिटी फर्निश्ड हुई, है ना। और फिर गंगा ट्रिब्यूटरीज के अराउंड रहने लगे, तो वहाँ अपन को एक किंगडम मिलता है, मगध किंगडम, 2500 ईयर्स अगो, ठीक है। बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ऑक्यूपेशन चेंज हो रही है, तो इकोनॉमी चेंज हो रही है, इकोनॉमी चेंज हो रही है तो पॉलिटी चेंज हो रही है, अगर पॉलिटी चेंज हो रही है तो अपन ने देखा कि एक मगध किंगडम अपन को मिलता है। लोग मूव कर रहे थे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, उनकी जर्नी इजी नहीं थी क्योंकि रास्ते में उन्हें हिल्स, रिवर, डेजर्ट, सीज काफ़ी कुछ मिलता था। इससे क्या होता था, इसका आउटकम था इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर, है ना। तो मतलब अगर कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो अपने खुद ही नहीं जा रहा है, बस अपना सब कुछ लेके जा रहा है ना। तो वही है, उसे उसकी खुद की फूड हैबिट्स लेके जा रहा है, म्यूजिक कंपोजिशन लेके जा रहा है, वो किस तरह की पेंटिंग करता है, वो सब चीज़ें चेंज हो रही है ना। तो अपन ने देखा न्यू वेज ऑफ कार्विंग ऑन स्टोन्स, म्यूजिक कंपोजिशन, फूड वेराइटीज, कुकिंग। फिर देन लोग मूव क्यों कर रहे थे, मैन एंड वुमेन मूव कर रहे थे, मैंस मूव कर रहे थे, मर्चेंट मूव कर रहे थे, रिलीजियस टीचर्स मूव कर रहे थे, लेकिन कर क्यों रहे थे। मैन एंड वुमेन इसलिए मूव कर रहे थे इन सर्च ऑफ द लाइवलीहुड, रोजी रोटी के लिए, और नेचुरल क्लाइमेटीज से बचने के लिए। मैन मूव कर रहे थे मार्चिंग विद आर्मीज, वो कॉन्कर द लैंड, है ना। और मर्चेंट्स मूव कर रहे थे मूविंग इन कारवान्स, है ना, पैसे कमाने के लिए, चलो कुछ व्यापार धंधा करते हैं। और रिलीजियस टीचर्स मूव कर रहे थे ताकि अपनी रिलीजियस फिलॉसफी को फैलाने के लिए। तो मूविंग विलेज टू विलेज मूव कर रहे थे, और स्टॉपिंग टू गिव इंस्ट्रक्शन, रुक रुक के अपने इंस्ट्रक्शन दिया करते थे। इट इज़ डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस नेचुरल फ्रंटियर बट पीपल डिड क्रॉस इट। अपने इंडिया पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है,
है ना, नेचुरल फ्रंटियर्स हैं, फिर उसको पार करना मुश्किल है, फिर भी लोगों ने पार किया, यहाँ पे आए अपना, और इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर हुआ। अपने लैंड के बारे में बात करें तो इंडिया और भारत, अपन को नेम कहाँ से मिला? इंडिया जो अपन को नेम मिला है वो ग्रीक्स ने दिया है। हिंदू जो नेम मिला है वो अपन को पर्शियन और अरब के कारण मिला, है ना, क्योंकि उनको सिंधु बोलना नहीं आता था तो वो हिंदू बोलते थे। सिंध के उस पार के लोग, तो हिंद के उस पार के लोग, है ना, हिंदसा, और हिंदसा से हिंदू बन गया, है ना। इसी तरीके इंडिया, इंडस के उस पार के लोग, तो इंडस, तो फिर इंडस के उस पार के लोग से मतलब इंडिया बन गया, है ना। इंडस करते करते इंडिया हो गया, हिंदौस करते करते हिंदू हो गया, है ना। भरत, भरत के कैसे आया? एक भरत क्लैन के कारण, है ना। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल थे उन्हें भरत कहा जाता था, नॉर्थ वेस्ट में वो लोग रहते थे। ऋग्वेद में भी इसका मेंशन है। अपन को सोर्सेज क्या है, अपन को पास्ट जानने के लिए मनुस्क्रिप्ट्स है, इंस्क्रिप्शन है, आर्कियोलॉजी है। मनुस्क्रिप्ट्स में देखा, जो हाथ से लिखे हुए हैं, पाम लीफ और बार्च ऑफ ट्री से लैंग्वेज संस्कृत, प्रकट और तमिल। रिलीजियस बिलीफ्स लिखे हुए हैं उस पर, है ना। रिलीजियस बिलीफ, लाइफ ऑफ किंग, इपिक्स, पोएम, प्लेस, मेडिशन। मनुस्क्रिप्ट्स में लेटर और साइन, रीड, स्पीक, है ना। और अपन इंस्क्रिप्शन की देखें तो हार्ड सरफेस पे लिखे हुए हैं, ऑर्डर ऑफ किंग्स लिखे हुए हैं, विक्ट्री ऑफ बैटल्स, कौन कौन सी लड़ाइयाँ जीती गई। कांधार इंस्क्रिप्शन जो है वो अफगानिस्तान में मिलता है, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं उस पे, है ना। क्या क्या लिखा हुआ है? अशोका के ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। आर्कियोलॉजी देखें तो आर्कियोलॉजी खुदाई से मिलती है, एक्सकेवेट करने से, है ना। वहाँ पे बोन्स, बोन्स से क्या पता चल रहा है? एनिमल डोमेस्टिफिकेशन, टूल्स, बिल्डिंग रिमेन्स, कौन कौन बिल्डिंग के जो रिमेन्स मिलते हैं उसे ब्रिक्स वगैरह से, है ना। तो ब्रिक वगैरह मिलती है, तो क्या टेक्नोलॉजी रही होगी उसके बारे में पता चलता है। तो बेसिकली जो पास्ट को जानने के लिए वो मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी से अपन को पास्ट के बारे में पता चलता है। तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर था। थैंक यू।